हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 29 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 29 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाल ही में डब्ल्यूपीएल में यानी वुमेन प्रीमियर लीग जो है उसमें शतक लगाने वाली जो पहली खिलाड़ी बनी है ये नेट साइबर ब्रेट बनी है। कौन? नेट साइबर ब्रेट। अभी हाल ही में जो गंडक रिवर है ये भारत में घड़ियालों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है। हाल ही में जो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, इससे शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश ने अपने हर जिले में के देसी पकवानों को लोकप्रिय बनाने के लिए एक जिला एक व्यंजन योजना का शुरुआत किया है। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इसने चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने का घोषणा किया है। हाल ही में झारखंड में माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरू का शुरुआत किया गया है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष बनाया गया शेख जोवान बिन हमद अल यानी को अल थानी को। ठीक है। हैदराबाद में एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2026, इसका आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। विटिंग रिट्रीट समारोह ये मुख्य रूप से रिपब्लिक डे के समारोह का समापन है। ठीक है। विटिंग रिट्रीट यूरोपीय संघ का जो नए स्वीकृत कानून है, इसके अनुसार रूसी पाइपलाइन गैस का जो इंपोर्ट है ये 30 सितंबर 2027 यानी कि नेक्स्ट ईयर के सितंबर महीने तक पूरी तरीके से प्रतिबंधित हो जाएगा। तो ये सभी क्वेश्चन हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल। भारतीय रेलवे के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है जिसे विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर तैनात किया गया? तो नाम इसका हो जाएगा एएससी अर्जुन। ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडियन रेलवे ने अपना पहला स्वदेशी ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो लॉन्च कर दिया है। विशेष रूप से इसका तैनाती विशाखापट्टनम में कर दिया गया है, जो कि आरपीएफ यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आधुनिकीकरण की दिशा में एक ये क्रांतिकारी कदम आप मान सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। और इसका नाम जो है अर्जुन ही क्यों रखा गया? प्रश्न उठता है कि इसका नाम अर्जुन ही क्यों रखा गया? ठीक है। तो आपको याद हो कि महाभारत काल से संबंधित जो व्यक्ति रहे हैं अर्जुन, इन्होंने द्रौपदी के स्वयंवर के टाइम में जो मछली पर निशाना लगाए थे, सिर्फ पानी में मछली की इमेज को देखकर, प्रतिमा को पानी में देखकर मछली की प्रतिमा को इन्होंने सटीक निशाना मछली के आंख पर लगाया था। तो ये अर्जुन के कंसिस्टेंसी यानी एकाग्रता और लक्ष्य भेदन को की क्षमता से ही ये प्रेरित होकर इसका नाम अर्जुन रखा गया है। यदि बात किया जाए इंडियन रेलवे का, तो सबसे पहले बात आती है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है ये कौन संभाले हुए है? तो ये संभाले हुए हैं अश्विनी वैष्णव। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे संभाले हुए अश्विनी वैष्णव जी। रेलवे बोर्ड के जो अध्यक्ष है कौन है? ये आपके हो जाएंगे सतीश कुमार, रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष। ठीक है। आरपीएफ आरपीएफ जो है इसकी पहली महिला महानिदेशक ये कौन हो जाएगी? ये हो जाएगी सोनाली मिश्रा। ठीक है। अब रेलवे के करंट अफेयर अगर हम देखें तो रेल मंत्रालय ने आरपीएफ की इंस्पेक्टर जो चंदना सिन्हा है, इनको भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान की अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया है। यानी सीधे सीधी बात आप याद रखें कि रेल का जो सर्वोच्च सम्मान है उसे किसे सम्मानित किया गया है? तो ये चंदना सिन्हा को सम्मानित किया गया है। भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी विद्युतीकृत रेलवे प्रणाली बन गई है। देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है गुवाहाटी और हावड़ा के बीच चलेगी। ठीक है। नमो भारत जो है, नमो भारत ट्रेन हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है, सबसे तेज चलने वाली ट्रेन। ठीक है।
केंद्र सरकार ने भारत भूटान की जो पहली रेल संपर्क परियोजना है उसको मंजूरी दी और इसके तहत भूटान के गेलेपू और साम्प्से, ये जो है भूटान के गेलेपू और साम्प्से को ये जोड़ रहा है रेलवे लाइन। रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल और पैनल लगाने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया? वाराणसी। भारत ने अब तक की सबसे लंबी मालगाड़ी, जिसका नाम हो गया रुद्रास्त्र, ठीक है, का सफल ट्रायल रन कर लिया और इसे भारत ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी माना जा रहा है। इसका लंबाई कितना है? 4.5 किलोमीटर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया। रेल नेटवर्क से जुड़ने वाली पूर्वोत्तर की चौथी राज्य जो बन गई है आपकी आइजोल, राज्य राजधानी आइजोल मिजोरम। गुजरात 100% रेल विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य बन गया और बख्तियारपुर राजगीर तिलैया जो रेलवे लाइन है इसके दोहरीकरण को मंजूरी दे दी गई है, ये बिहार में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग कि किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट शुरू किया है? तो इसका शुरुआत रिसेंटली चाइना के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। तो चाइना ने अभी इसी महीने जनवरी के महीने में जियांगसू प्रांत में ये जो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज प्लांट है इसका शुरुआत किया है। इसके कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इसके क्षमता तो ये 600 मेगावाट, कितना? 600 मेगावाट इसका कैपेसिटी होगा और इसके अलावे 2400 मेगावाट घंटा का भंडारण क्षमता है। यानी कि ये जो है ये हो गया इसका एनर्जी, ये जो है इसका एनर्जी हो गया। ठीक है, तो एनर्जी बराबर क्या होता है? एनर्जी बराबर होता है पावर इनटू टाइम। ठीक, तो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो 600 मेगावाट इसका पावर है। ठीक है, तो 600 गुने 4 इक्वल टू 2400। ठीक है, तो ये यहीं से आपका निकल कर आता है जो कि इसका भंडारण क्षमता है और ये जो प्लांट है 6 लाख से अधिक घरों को वार्षिक बिजली यानी कि एनुअल बिजली के जरूरतों को पूरा करने में ये हेल्प करेगा। ठीक है, बात किया जाए यदि चाइना का तो इंडिया के ये आप, ठीक है, इधर हो गया आपका इंडिया, इधर हो गया आपका चाइना। ठीक है, तो इंडिया के ऊपर में कुछ इस तरह से आप चाइना देख रहे हैं। भारत का ये पड़ोसी देश है, ये मैकमोहन लाइन से, ठीक है, मैकमोहन लाइन से ये अलग होता है, सेपरेट होता है इंडिया और चाइना। ठीक है, चाइना का कैपिटल जो हो जाएगा बीजिंग, करेंसी रेनमिनबी और प्रेसिडेंट हो जाएंगे शी जिनपिंग। चाइना ने 2025 का जो एससीओ समिट था, एससीओ समिट 2025 का जो था ये चाइना ने ही होस्ट किया था। ठीक है, और भारत जो है एससीओ का पार्ट नहीं, एससीओ का पार्ट है। ठीक है, एससीओ यानी संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका पार्ट भारत है और इसमें कुल 10 मेंबर है। कितने हैं? 10 मेंबर है टोटल। ठीक है, और जो 10वां मेंबर कंट्री है ये कितने हैं, कौन है? 10वां मेंबर कंट्री जो है ये आपका हो जाएगा बेलारूस। 10वां मेंबर कंट्री बेलारूस है। ठीक है, अगर यहां से चाइना से कुछ करंट अफेयर हम लोग रिलेट करें तो चीन ने हाल ही में लोदी नामक एक उन्नत युद्ध पोत लॉन्च किया है। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। के वीजा चाइना से आप रिलेट कर सकते हैं। एससीओ समिट जो कि अभी हमने बताया। भारत ने आधिकारिक रूप से 5 वर्षों के अंतराल के बाद चीनी नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर से शुरू कर दिया। प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांगहोंग 102 नामक उपग्रह लॉन्च किया है चाइना। चीन में एक नए वायरस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस ने दस्तक दी है।
चीन ने नए स्टील्थ फाइबर जेट J-36 का अनावरण किया। ये फाइटर जेट है। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा $137 बिलियन के बांध को मंजूरी दे दिया है चाइना ने। चीन का एक मशहूर फैशन ब्रांड है सीन, 4 साल की पाबंदी झेलने के बाद फिर से भारतीय बाजार में ये वापसी करने जा रहा है। और चीन ने दुनिया का सबसे तेज रोबोट लॉन्च किया, जिसका नाम क्या है? स्टार वन। चीन ने दुनिया की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया है। ठीक है, नेक्स्ट चला जाए तो वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? आंसर इसका हो जाएगा चंद्रकांत लहड़िया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के प्रतिष्ठित सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लाहड़िया को विली रिसर्च हीरोज प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। वे इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन गए। डॉक्टर लाहड़िया को यह पुरस्कार इम्पैक्ट बियॉन्ड एकेडमिक श्रेणी में दिया गया, जिसमें ऐसे शोधकर्ताओं को सम्मानित किया जाता है जिनके कार्य का नीति निर्माण, कार्यक्रम और सामाजिक परिणामों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ रहा हो। ठीक है, अगर यहां से हम रिसेंटली अवार्ड और ऑनर की अगर बात करें तो व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस को आपदा प्रबंधन पुरस्कार, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सीता अशोक सेल्के को दिया गया है। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार ग्रासा मासेल को। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव अवार्ड मनमोहन सिंह। पृथ्वीराज पुरस्कार लिउ जियाकुन। भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा भी था, चंदना सिन्हा को। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को दिया गया। यहां से दूसरा क्वेश्चन है कि पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को दिया गया है। विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जय शाह को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल को। 59वीं ज्ञानपीठ अवार्ड जो है आप विनोद कुमार शुक्ल। स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसम को। संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार को। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को। ब्रिटिश एकेडमी पुस्तक पुरस्कार सुनील अमृत को। भारत के सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र जो है शुभांशु शुक्ला को, जो कि हमने पीछे डिस्कस किया। एबल पुरस्कार मसाकी काशीवारा को दिया गया है। सरस्वती सम्मान भद्रेश दास। बुकर पुरस्कार डेविड जिले को। फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को। और फ्रांस का सेवेलियर पुरस्कार थोटा थरानी को दिया गया है। हाल ही में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का विमान दुर्घटना हो गया और इस विमान दुर्घटना में इनका निधन हो गया है, अजीत पवार जी का? तो ये महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम रहे हैं। कहां के? महाराष्ट्र के। ऑप्शन ए इनका इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग कल के न्यूज में पढ़े या देखे होंगे कि महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी को एक चार्टर्ड विमान जो था वो बारामती में लेकर जा रहा था, जो बारामती में रनवे के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान मुंबई से बारामती जा रहा था। ठीक है, और सुबह लगभग 8:45 बजे यह हादसा हुआ है। विमान के 2 चालक दल के सदस्य थे विमान में, एक पायलट और को पायलट जो रहते हैं, एक सुरक्षा अधिकारी और एक सहायक सहित 5 लोग उसमें सवार थे। डीजीसीए ने बताया कि विमान लैंडिंग के अंतिम चरण में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, जिसके बाद उसमें आग लग गया और प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई और दुर्घटना के कारणों की जांच अभी चल रही है कि किस कारण से यह दुर्घटना हुआ है। ठीक है, तो रिसेंटली कुछ शख्सियत के निधन के बारे में हम पढ़े थे और फिर एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि शिबू सोरेन जो कि झारखंड के पूर्व सीएम थे, इनका निधन हो चुका है। डॉक्टर वेस्पेस ओलंपिक हॉकी पदक विजेता है, इनका निधन हो चुका। ला गणेशन नागालैंड के ये राज्यपाल थे। स्लीपिंग प्रिंस ये सऊदी अरब के हैं, इनका निधन हो चुका है। अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध फ्रैंक कैप्रियो का निधन हो चुका है।
धर्मेंद्र जो अभिनेता थे, इनका निधन हो चुका है। जुबिन गर्ग सिंगर थे। लतिका कट्टू मूर्तिकार थे, इनका निधन हो चुका। विजय रूपानी गुजरात के फॉर्मर सीएम थे। उस्ताद गुलाम नबी शाह कश्मीरी लोक संगीतज्ञ थे, इनका निधन हो चुका। सुरमुखी देवी मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। जॉर्जियो अरमानी इटली के मशहूर फैशन डिजाइनर। पंकज धीर, गोवर्धन असरानी और पंडित छन्नूलाल मिश्र, ये सभी लोगों का निधन 2025 में हो चुका है। नेक्स्ट चले, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए संस्थागत श्रेणी में किन संस्थाओं का चयन किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जो है ये प्रत्येक साल 2 कैटेगरी में दिया जाता है। एक तो इंडिविजुअल कैटेगरी में ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, कि ये सीता सेलके को दिया गया है। किसको दिया गया है? इंडिविजुअल अगर देखा जाए तो ये दिया गया है सीता सेलके को, ठीक है। और इसमें संस्थागत कैटेगरी में जो मिला, जो जीत हासिल की है, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जो पराक्रम दिवस मनाया जाता है, उसी दिन ये घोषित किया जाता है। और इस पुरस्कार की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2019 में किया गया था। संस्थाओं के लिए नगद पुरस्कार के रूप में 51 लाख और व्यक्तिगत यानी जो इंडिविजुअल जिसको मिलता है उसमें 5 लाख की राशि के साथ एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। किस देश की राष्ट्रीय विधानसभा ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो अभी तक हम पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये दुनिया का ऐसा पहला देश बना जो कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया का उपयोग बैन कर रहा है। अभी एक और कंट्री आप पढ़ेंगे, फ्रांस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रांस जो है, फ्रांस के विधानसभा ने 15 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए विधेयक पारित कर दिया है। ये जो प्रतिबंध है आपके क्या कहलाता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैपचैट जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होते हैं, ठीक है। सोशल मीडिया कंपनियों को यूरोपीय यूनियन के मानक के अनुरूप यदि देखा जाए तो आयु सत्यापन प्रणाली लागू करने होंगे, ठीक है। और इससे आप लोग रिलेट कर पाएंगे कि आयु सत्यापन प्रणाली के लिए ऐप परीक्षण करने जा रहा है कौन? फ्रांस। इसका डिस्कशन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर फ्रांस की बात करें तो राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ये हो गए फ्रांस और इसकी राजधानी हो गई पेरिस, ठीक है। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 कंट्री जो है ये फ्रांस हो जाएगा। सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का परीक्षण करेगा फ्रांस, जो कि अभी हमने बतलाया। प्रशांत क्षेत्र, न्यू कैलिडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा हुई है। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है फ्रांस। सफेद हाइड्रोजन की खोज किया। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 30वां जो संस्करण शुरू हुआ है उसमें ये थीम कंट्री है कौन? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो शिखर सम्मेलन था उसमें नरेंद्र मोदी ने भाग लिए हैं। गणतंत्र दिवस की 77वीं परेड में पहली बार प्रदर्शित किए गए 2 कुबर वाले ऊंट किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये आप रिलेट करेंगे कहां से? लद्दाख से। ये देखिए, ये कुबर और ये पीछे कुबर, ये दो कुबर वाले ये ऊंट हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तो सबसे पहला बात कि जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं ये आपका कर्नाटक के गडक जिले, कर्नाटक के ये गडक जिले के
गदग जिले में है। तो यहाँ अभी माइनिंग का जो काम हुआ है, मतलब खनन का जो काम हुआ है, ठीक है, नवपाषाण काल के अवशेष देखने को मिले हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो ये आप कहां से, लद्दाख से रिलेट करेंगे, ठीक है। तो लद्दाख के बैक्ट्रियन यानी दो कुबर वाले जो ऊंट हैं, इनको पहली बार रिपब्लिक डे परेड में 2026 में दिखाया गया। इन ऊंटों को यहाँ मुंदरी ऊंट के नाम से जाना जाता है। किस ऊंट के नाम से? मुंदरी ऊंट के नाम से। ये लद्दाख के ठंडे रेगिस्तान के रहने वाले हैं। भारत में सिर्फ लगभग 365 बैक्ट्रियन ऊंट हैं जो ज्यादातर नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं। बैक्ट्रियन ऊंट 14,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर चल सकते हैं और 170 केजी तक का वजन उठा सकते हैं। ये बैक्ट्रियन ऊंट, इनका ये है, दो कुबर वाले ये ऊंट है, ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, यहां से देखें कि लद्दाख की राजधानी लेह कारगिल जिला 7 है। अगर यहां से करंट अफेयर की हम बात करें तो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्धपोत स्मारक गलवान घाटी में स्थापित किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क मिंगला दर्रा में, जो कि ऊंचाई 19,400 है। ह्यूमन आउटर प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन रिसर्च स्टेशन बनाया गया। लद्दाख के पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरेंकोव वेधशाला का उद्घाटन हाल में लद्दाख में किया गया। हिम तेंदुओं की सबसे ज्यादा संख्या लद्दाख में आपको मिलेगा। लद्दाख में कारगिल युद्ध के नायकों को श्रद्धांजलि देते हुए सेना ने काक्सर ब्रिज का नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। इसरो का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया गया है। लकुंडी गांव में हाल ही में हुई खुदाई में किस काल के अवशेष मिले हैं? ठीक है, तो ये नवपाषाण काल से आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला बात जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये आपका कर्नाटका के गदग जिले में है। कहा? कर्नाटका के गदग जिले में। तो ये आपका कर्नाटका के गदग जिले में है। तो यहाँ अभी माइनिंग का जो काम हुआ है, मतलब खनन का जो काम हुआ है, ठीक है, नवपाषाण काल के अवशेष देखने को मिले खनन से। तब से इसका भी प्रयास किया जा रहा है कि इसे भी यूनेस्को धरोहर का दर्जा प्रदान किया जाए, ठीक है। कोटे कोटे वीरभद्रेश्वर मंदिर में 16 जनवरी को खुदाई शुरू हुई थी और लकुंडी को पहले लोकी लोकी गुंडी के नाम से जाना जाता था और इसका उल्लेख 11वीं 12वीं शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है, ठीक है। शिलालेख यानी जो कि पत्थर पे लिखे गए हैं वो शिलालेख होते हैं। राष्ट्रीय भौगोलिक दिवस 2026 किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है जनवरी महीने के 27 तारीख को, ठीक है। इसे आप नेशनल जियोग्राफिक डे भी आप कह सकते हैं, ठीक है। नेशनल जियोग्राफिक डे भी इसे आप कह सकते हैं। नेशनल जियोग्राफिक डे जो है 2026 में 27 जनवरी को मनाया जाता है, जो 1888 में नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। यह दिन भूगोल विज्ञान, खोज, संस्कृति, वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण का जश्न मनाता है, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं जियोग्राफी, साइंस, एक्सप्लोरेशन, कल्चर, वाइल्ड लाइफ एंड इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। यह लोगों को पृथ्वी के नजारों, जलवायु, बायोडाइवर्सिटी और संस्कृतियों के बारे में जानने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर हम जनवरी महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट डेट आपको हम स्टार मार्क कर देते हैं, आप उसे याद रखें। 1 जनवरी डीआरडीओ की स्थापना दिवस, 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस, 9 जनवरी आपका हो जाएगा प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, फिर आप 15 जनवरी आर्मी डे,
16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, और आपको याद रखना है 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। आप 25 जनवरी से एक याद रखना है आपको नेशनल क्या, हाँ, टूरिज्म डे आपको याद रखना, नेशनल वोटर्स डे आपको याद रखना है। नेशनल वोटर्स डे और नेशनल टूरिज्म डे। ठीक है, नेशनल टूरिज्म डे, ये आपको 25 जनवरी से रिलेट करना है। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किस देश ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया है? तो ये लागू किया है रिसेंटली साउथ कोरिया ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया ने दुनिया का पहला व्यापक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून लागू किया, जो सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। अगर हम कानून की बात करें तो ये कानून क्या है? तो कानून का नाम है एआई बेसिक एक्ट। इसमें स्वास्थ्य, वित्त और परमाणु सुरक्षा क्षेत्रों में लागू एआई सिस्टम पर मानवीय निगरानी अनिवार्य है। यहां से अगर हम दक्षिण कोरिया की बात करें तो ये आप लोकेशन देख रहे हैं, दक्षिण कोरिया, राजधानी सियोल, मुद्रा दक्षिण कोरियाई वॉन और राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हो जाएंगे। अगर वहां की करंट अफेयर बात करें हम दक्षिण कोरिया की, तो बैलिस्टिक मिसाइल ह्यूनमू 5 इन्होंने लॉन्च किया है। 2025 एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी एपेक समिट 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2025 तक कहां हुआ? दक्षिण कोरिया में। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहले नौसैन्य अभ्यास जो है का आयोजन कहां किया गया? बुसान में, यह पहला हुआ है। ठीक। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुंगवा से सम्मानित किया है। ठीक है, आपसे हम कल के क्लास में सवाल पूछे थे कि दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 56वीं जो वार्षिक बैठक जो है 2026 में, उसकी थीम क्या है? ठीक है, तो इसका थीम था संवाद की भावना यानी द स्पिरिट ऑफ डायलॉग। दूसरा क्वेश्चन था कि नुम्बियो सेफ्टी इंडेक्स 2026 में कौन सा भारतीय शहर टॉप पे रहा? तो ये आपका हो जाएगा मैंगलोर। आपका आज का सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला जीरो फ्रेश वेस्ट डंप शहर बन गया है, कौन? तो ये आपका जो भी आंसर हो इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये आपका दूसरा सवाल है कि एमेलिया वालवर्डे किस देश से संबंधित है जिन्हें भारतीय महिला फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका भी जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। हम आपके लिए ये तो डेली करंट अफेयर चल ही रहा है, साथ में टॉपिक वाइज आपको हम करंट अफेयर जल्द ही प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।